हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आपको जैसा कि दिख रहा होगा, आज का जो टॉपिक है वो हमारा है प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना, प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसे हम प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ये प्रस्तावना होती क्या है। तो अगर हम बात करें कि प्रस्तावना क्या होती है, व्हाट इज प्रियम्बल, प्रस्तावना। यहां आज इस क्लास में हम दोनों चीजें कवर करने वाले हैं। पहली तो प्रस्तावना का जो कॉन्सेप्ट है कि प्रस्तावना ये होती क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, हम इसे कैसे प्रेजेंट करते हैं, वो सारी बातें जो प्रस्तावना का कॉन्सेप्ट है हम उसे भी जानने वाले हैं। प्रस्तावना में दो चीजें, दूसरे इसके फैक्ट। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम में हम जो भी जीएस के पोर्शन में जो भी चीजें पढ़ते हैं, जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, चाहे वो संविधान से संबंधित हो, चाहे वो हिस्ट्री का कोई भी टॉपिक हो, चाहे पॉलिटी का हो, चाहे इकोनॉमिक्स का, जियोग्राफी, साइंस, कोई भी टॉपिक हो, उसमें दो चीजें में इंपॉर्टेंट होती हैं हर स्टूडेंट के लिए। अगर आप पढ़ रहे हो और एग्जाम का कोई भी लेवल हो, अगर आप कोई भी वन डे एग्जाम देते हो जैसे बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, जीडी, पुलिस, कोई भी अगर आप एग्जाम देते हो, चाहे वो कोई बड़े लेवल का एग्जाम हो, ए ग्रुप या बी ग्रुप का, तो उसमें दो चीजें हैं। तो हमें जीएस जो है वो दो तरीके से पढ़नी है। उसके दो पैरामीटर्स होते हैं जीएस को पढ़ने के। पहला तो होता है कि कॉन्सेप्ट को समझना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज हम अगर इसी टॉपिक को उठा लें, जैसे हम पढ़ रहे हैं आज प्रियम्बल, प्रस्तावना, तो पहले प्रस्तावना का कॉन्सेप्ट समझना है कि ये प्रस्तावना होती क्या है, प्रस्तावना क्या है, सच में ये समझना है। दूसरी चीज इसके बाद जो इंपॉर्टेंट होती है वो ये होती है कि इससे संबंधित फैक्ट, कि प्रस्तावना में जितने भी सारे फैक्ट हैं वो फैक्ट। अब बात आती है कॉन्सेप्ट की। अगर आप कॉन्सेप्ट आसानी से समझ सको तो कॉन्सेप्ट से संबंधित जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं उनको आप उनके आंसर आप आसानी से दे सकते हो। दूसरी चीज है फैक्ट। जितने भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में फैक्ट से संबंधित बनते हैं, इससे कुछ ही हो, जैसे कि अगर ये हो कि प्रस्तावना का निर्माण कैसे हुआ, प्रस्तावना को कब लाया गया, प्रस्तावना को मान्यता कब मिली, इसमें संशोधन कितनी बार हुए, कौन सी सन में संशोधन हुए, ये सारी चीजें इसके फैक्ट हो सकते हैं। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट जो है जिसपे हम बात कर रहे हैं वो ये है कि प्रस्तावना है क्या। पहला क्या कॉन्सेप्ट क्या है कि प्रस्तावना क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये कैसे काम करती है, इसके मेन फीचर्स क्या है, ये सारी चीजें। दूसरी चीज है फैक्ट, किससे संबंधित जितने भी फैक्ट हैं, जो भी, चाहे कोई डेट हो इंपॉर्टेंट, चाहे कोई भी नाम हो किसी का, चाहे कोई भी रूल्स हो या कोई भी अमेंडमेंट, संशोधन हो, कुछ भी, वो सारी चीजें। तो हम बात करते हैं पहले प्रस्तावना की। प्रस्तावना क्या होती है, व्हाट इज प्रियम्बल। तो अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, अगर आपको सिंपल सी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूं, जैसे अगर आप कोई भी बुक उठा के देख लो, आप किसी भी राइटर की, किसी भी सब्जेक्ट की, दुनिया की कोई भी बुक अगर आप अपने हिसाब से एक बुक उठा के देख लो, तो हर बुक में आपको दिखाई देगा कि बुक के पहले दूसरे पेज पर एक पेज छोड़कर, दो पेज छोड़कर या तीन पेज छोड़कर आपको एक चीज दिखाई देगी जिस पर लिखा होगा प्रस्तावना। तो ये जो प्रस्तावना होती है, ये आपको किसी भी बुक के, आप कोई भी नोट पढ़ रहे हो, आर्टिकल पढ़ रहे हो, ऐसे है, स्टोरी है, या कोई बुक पढ़ रहे हो, सबके सामने आपको एक प्रस्तावना दिखाई देगी। तो ये प्रस्तावना होती क्या है, ये प्रस्तावना वही होती है जैसे आपको पूरी बुक है। अब मान लीजिए कोई बुक है जिसमें 400 पेज है, 400 पेज की एक बुक पढ़ रहे हो, अब आप उस 400 पेज की बुक को क्यों पढ़ते हो, ये बताने के लिए हम प्रस्तावना को तय करते हैं। प्रस्तावना में वो 400 पेज की पूरी बुक जो है वो उस एक पेज की प्रस्तावना में समाहित कर दी जाती है। कहने का मतलब उस 400 पेज की बुक का सारांश जो से समराइज करके शॉर्ट में कि इस 400 पेज की किताब को जिसे हम पढ़ने वाले हैं इसमें सच में है क्या, वो सारी बातें वो उस एक पेज में, उस एक पैराग्राफ में आपको बता दी जाती है कि इस बुक का, जो भी बुक हम पढ़ रहे हैं, जिसकी प्रस्तावना हम पढ़ रहे हैं, कि इस बुक का पर्पज क्या है। प्रस्तावना मतलब पर्पज, कि इस बुक का पर्पज क्या है, उद्देश्य, हम इस बुक को पढ़ने वाले हैं तो इस बुक का उद्देश्य क्या है, पर्पज क्या है, वही प्रस्तावना होती है कि हम इस बुक को क्यों पढ़ने वाले हैं। अब ऐसे ही आता है हमारे संविधान का। संविधान का, इसे संविधान की प्रस्तावना भी कहते हैं और उद्देशिका भी कहते हैं। इंग्लिश में प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल कहते हो आप। तो प्रस्तावना, अब बात आती है उद्देशिका, इसका दूसरा नाम उद्देशिका भी है।
अब उद्देशिका क्यों कहते हैं? जैसे कि आपको अब नाम से दिखाई दे रहा होगा कि उद्देशिका मतलब कि उद्देश्य, मतलब कि पर्पज, कि अब इसकी आवश्यकता। सबसे पहले मैं बात करूं प्रस्तावना, ये समझ में आ गया होगा कि हम जब किसी भी बड़ी चीज को संक्षेप में जानना चाहते हैं तो हम उसकी प्रस्तावना तय करते हैं, उसकी प्रस्तावना बनाते हैं। ये पूरी चीज जो है कि इसमें क्या है, इस चीज के उद्देश्य क्या है, ये हमें कहाँ ले जाएगी, ये हमें क्या समझना चाहती है, क्या बताना चाहती है, वो सारी बातों को हम एक प्रस्तावना में फिक्स करते हैं, रख देते हैं, जिससे कि रीडर को, जो भी पाठक है, जो भी पढ़ने वाला है, जो भी उस चीज को समझने वाला है, वो उसे संक्षेप में समझ सके। प्रस्तावना को समझ एक मेन फीचर होता है, एक मेन कारण और होता है कि प्रस्तावना का पर्पज ये भी होता है कि हम अपने पाठक को, जो भी इसका रीडर है बुक का, जो भी इसके जिसके लिए भी हम इसे संदर्भित कर रहे हैं, इसे बताना चाह रहे हैं, जिसके लिए हम फिक्स कर रहे हैं, उसे हम ये समझा सकें कि ये जो चीज है, ये जो बुक है जिसकी प्रस्तावना हम पढ़ रहे हैं, ये जो चाहे वो संविधान की प्रस्तावना हो, चाहे किसी बुक की प्रस्तावना हो, कि ये इसका बुक का पर्पज क्या है। अगर प्रस्तावना को कोई व्यक्ति पहले प्रस्तावना पढ़ता है तो प्रस्तावना को पढ़कर उसे यह पता चलेगा कि लेखक ने यह किताब किस पर्पज से लिखी है, किस उद्देश्य से लिखी है। तो ऐसे ही प्रस्तावना को पढ़ करके, संविधान की प्रस्तावना को पढ़ करके हमें यह पता चलता है कि हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने संविधान किस पर्पज से बनाया, संविधान के पर्पज क्या थे, संविधान की जरूरतें क्या थी, संविधान को किस दिशा में ले जाना है, संविधान हमें कैसा बनाना है, संविधान का रूप कैसा होना चाहिए, वो सारी चीजें हमें अपनी एक प्रस्तावना में दिखाई देती है। पूरे संविधान का प्रारूप हमें एक पेज की या कुछ लाइनों की कुछ लाइनों की इस प्रस्तावना में पूरा संविधान हमें दिखाई देता है। पूरे संविधान का दर्शन, पूरे संविधान का रूप, पूरे संविधान का नेचर, उसकी प्रकृति, वो सारी चीजें हमें इस छोटी सी प्रस्तावना में दिखाई दे जाती हैं। और हमारे संविधान का पर्पस क्या है, हमारा संविधान कैसा होना चाहिए, वो सारी चीजें इसी में आती हैं। तो प्रस्तावना ये। दूसरी बात ये आती है कि प्रस्तावना की आवश्यकता क्यों पड़ती है, जरूरत, नीड क्यों है इसकी। तो प्रस्तावना की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ती है कि हम अपने लक्ष्यों को फिक्स कर सकें, कि हमें जो भी चीज हम बना रहे हैं, जब संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया तो उससे पहले उनके दिमाग में ये विचार था, क्वेश्चन ये था कि पहले ये तो बता दो, हम संविधान तो बनाना चाहते हैं, हमारा संविधान होगा कैसा, इसके लक्ष्य क्या होंगे, ये हमारे देश को, हमारी जनता को, हमारे समाज को किस दिशा में ले जाएगा। तो अपने समाज के कल्याण या उसकी दिशा या अपने देश के भविष्य या अपने संविधान के रूप को तय करने के लिए हमने प्रस्तावना बनाई। कि पहले ऐसा करते हैं कि एक प्रस्तावना तय करते हैं, प्रस्ताव तय करते हैं, उस प्रस्ताव के आधार पर कि कैसा हमारा संविधान होगा, हम संविधान बना लेंगे। तो उसी लिए जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, अगर हम बात करें पीटी जेएल नेहरू, उन्होंने 13 दिसंबर 1946 को एक प्रस्ताव लाए संविधान सभा में। पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को एक प्रस्ताव लाए, जिसे उन्होंने नाम दिया उद्देश्य प्रस्ताव। और उन्होंने संविधान सभा को संबोधित करते हुए बताया कि मेरा यह प्रस्ताव जो है इसी उद्देश्य से है कि हमारा संविधान कैसा होगा, और इसी उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर संविधान की प्रस्तावना का निर्माण हुआ। 13 दिसंबर 1946 को जब पंडित जवाहरलाल नेहरू एक प्रस्ताव लेके आए, जो प्रस्ताव संविधान की प्रस्तावना के लिए था, और इसी प्रस्ताव को हमने उद्देश्य प्रस्ताव कहा, और इसी फिर प्रस्ताव को बाद में संविधान की प्रस्तावना भी बना दिया गया। अब बात करते हैं इसके बाद में, इस संविधान में प्रस्तावना में बहुत सारे शब्द हैं, जैसे कि हम इसको एक बार रीड करते हैं स्टार्टिंग से लास्ट तक कि प्रस्तावना क्या कहती है, इसमें क्या क्या वर्ड्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, की पॉइंट्स क्या है, वो सारी चीजें। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति धर्म विश्वास और उपासना व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो जैसा हमने संविधान प्रस्तावना को पढ़ा, तो इसमें क्या है, हम भारत के लोग। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं ये बता दूं कि भारत का जो संविधान है उसे पूरी जो कंप्लीट पावर जो मिलती है
वो भारत के लोगों से मिलती है, मतलब कि भारत की जनता से मिलती है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये सारे जो जितने भी जो वर्ड्स हैं जो हाईलाइट मैंने किए हुए हैं, ये सारे वर्ड्स इतने इंपॉर्टेंट हैं कि इनके ऊपर आप पूरी पूरी किताबें लिखी हुई हैं। अगर आप इनको पढ़ते हो तो आप बहुत ज्यादा चीजें इनके बारे में जान सकोगे। इस पर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इन सारे शब्दों को अलग से बता दूंगा, जो भी इतने सारे वर्ड हैं। प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिक को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर, समता प्राप्त करने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को इतक द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम तो प्रयुक्त करते हैं। ये सारे वर्ष। अब इसके बाद में अगर आपको ये समझ में आया हो कि प्रस्तावना क्या है, तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके कुछ फैक्ट्स के। तो पहला फैक्ट तो यही है कि उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर इसका निर्माण हुआ 13 दिसंबर 1946 को, पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव लेके। उसके बाद में बात आती है कि क्या यह प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है। तो इस पर मैं आपको बता दूं कि 1960 बेरुवारी केस, 1960 में बेरुवारी केस में सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि प्रस्तावना जो है बेसिक एक मूल संविधान के लिए मूल आधार है, लेकिन ये संविधान का भाग नहीं है। दूसरी चीज फिर उसी के बाद कुछ टाइम बाद हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक दूसरा फैसला दिया। क्या फैसला दिया कि प्रस्तावना संविधान का मूल आधार है और यह संविधान का हिस्सा है। इसके आधार पर इसमें संविधान में संशोधन हो सकते हैं, प्रस्तावना में संशोधन हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्रस्तावना जो है उसमें संशोधन किया जा सकता है। संशोधन किया जा सकता है। इसके बाद में हम बात करते हैं कुछ संविधान सभा की कुछ विद्वानों ने प्रस्तावना के बारे में कुछ वर्ड्स बोले। जैसे कि मैं एक नाम ले दूं, एन ए पालकीवाला, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज, जिन्होंने कहा था कि ये जो संविधान की जो प्रस्तावना जो है वो संविधान का परिचय पत्र है। क्या कहा? परिचय पत्र। एन के पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र बताया। और भी बहुत सारे लोगों ने, जिन्होंने, किसी ने संविधान को, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा, किसी ने इसको संविधान की कुंजी कहा, बहुत सारी चीजें कहा। उसके बाद में दूसरा फैक्ट, पहला ये हो गया, दूसरा फैक्ट ये, और ये भी इसके फैक्ट है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम में अक्सर करके आता है, वो फैक्ट ये है कि संविधान की प्रस्तावना अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है। तो मैं आपको बता दूं कि संविधान की प्रस्तावना में अब तक 1 बार संशोधन किया जा चुका है। कब हुआ था? 1976 42वां संविधान संशोधन। इस संशोधन में क्या हुआ था? 1976 में संशोधन हुआ। इस संशोधन में क्या हुआ था कि हमने प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े। हमने संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े। वो शब्द कौन कौन से थे? प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। हमने 1976 में 42वें संविधान संशोधन करके 3 नए शब्द जोड़े। कौन कौन से? प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। तो ये इसके फैक्ट हैं। 1960 में बेरुवारी केस में हाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये संविधान का हिस्सा नहीं है।
फिर अपने फैसले को बदलते हुए 1973 में कहा कि नहीं, ये संविधान का हिस्सा है। किसी ने इसको संविधान की आत्मा कहा। किसी ने इसे कुंजी भी कहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1913 दिसंबर 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव लाया, जिसके आधार पर इसका निर्माण हुआ। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को मान्यता मिली, जिसके आधार पर प्रस्तावना को फिर तय कर दिया गया। और भी बहुत सारे फैक्ट हैं जिन्हें हम अगली वीडियोस में जान सकते हैं, समझ सकते हैं। और ये है क्या, प्रस्तावना जो है हमारे संविधान का उद्देश्य है, मार्गदर्शिका है, ऐसी कह सकते हैं, एक मिरर है, दर्पण है। प्रस्तावना में आपको ये दिखाई देगा कि हमारा संविधान सच में कैसा है, प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, समाज सभी को सब तीनों प्रकार का न्याय देता है, न्याय का वर्णन प्रदान करता है, न्याय का वर्णन करता है। कौन कौन सा? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, विचार अभिव्यक्ति और उपासना की स्वतंत्रता देता है। तो इससे आपको यह पता चलेगा कि हमारा संविधान सच में कैसा है। हमारे पूरे संविधान का दर्शन आपको संक्षेप में हमारी प्रस्तावना में हो जाता है। तो आगे की बातें हम नेक्स्ट वीडियो में कर सकते हैं। आगे जो भी टॉपिक है आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। और अगर ये जितना भी मैंने आपको आज बताया, जितना भी इस वीडियो में आपने समझाया, अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पर पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, जिससे कि और भी लोग आपके जैसे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो भी संविधान को या प्रस्तावना को जानना चाहते हैं, उन सब तक मेरी ये वीडियो पहुंच सके और वो इसमें इसे समझ सके, जान सके। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। और भी अगर आगे नेक्स्ट जो भी चीज है, नेक्स्ट टॉपिक है, वो हम अगली वीडियो में देख सकते हैं, जान सकते हैं।